मतलब होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा से सबसे दूरी पे चमकता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सक्रांति कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिस्टिस। अब मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी पे कहाँ पे जाता है, कर्क पे या मकर पे। इसका मतलब जब सूर्य कर्क और मकर रेखाओं पे चमकेगा लंबवत, तो वो क्या कहलाएगी, सक्रांति कहलाएगी। तो हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री है, तो इसलिए उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है यों, तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो इस स्थिति में जून 21 को जब पृथ्वी यूं इस स्थिति में होगी तो उसकी सीधी किरण कहाँ जाएगी, कर्क रेखा पे। ठीक है, अब पृथ्वी यहाँ से यूं घूम रही है, मैंने आपको बताया था वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, तो इसका मतलब पृथ्वी यूं नहीं घूम के कैसे घूमेगी, यूं घूमेगी। तो यहाँ से यूं घूमेगी तो वापस इस स्थिति में एक स्थिति ये आएगी, झुकाव वही है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये 22 दिसंबर की स्थिति है। अब इस समय सूर्य किरणें सीधी कहाँ जा रही है, मकर रेखा पे। समझ आ गया। तो ये दोनों स्थितियाँ कैसी है, सक्रांति है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। अगर पृथ्वी सीधी होती, अगर हमारा अक्ष झुका ना होके स्ट्रेट होता यूं, तो फिर कभी भी ये स्थिति नहीं आती। पृथ्वी पे सीधी किरणें सीधी कहाँ आती, 0 डिग्री पे। अब यहाँ सूर्य है तो स्ट्रेट किरणें कहाँ आएंगी, भूमध्य रेखा पे आएगा। तो अगर झुकी भी नहीं होती तो ये यूं चलती, तो चाहे कितना ही घूमो यही कंडीशन होती। तो क्योंकि हमारा टिल्टेशन एक्सिस है, तो इसलिए ये झुकाव का जो रिजल्ट मिल रहा है हमको, कि हमको लग रहा है कि सूर्य कभी भूमध्य रेखा पे आता है, कभी कर्क रेखा पे जाता है, कभी मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से सबसे अधिक दूरी पे जब सूर्य चमक रहा है, ये भूमध्य रेखा यहाँ चमक रहा है, ये भूमध्य रेखा यहाँ चमक रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं, सक्रांति या सोलिस्टिस कंडीशन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चल, अब पृथ्वी की जब संरचना हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे सोर्सेज हुए जो इनडायरेक्ट थे। इसलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो जितने भी जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको दो कैटेगरी में डालते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लिख लीजिए आप कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने वाले स्रोतों को, जानने वाले स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं इनको, अप्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स। तो अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले हमको, क्योंकि हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज पे निर्भर किया। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखो अप्रत्यक्ष स्रोत। तो लिखो इन स्रोतों में दाब, प्रेशर, दाब कॉमा ताप, ताप टेम्परेचर, ताप तथा घनत्व को शामिल किया जाता है।
वापस बोल रहा हूँ, इन स्रोतों में दाब, ताप और घनत्व, डेंसिटी को शामिल किया जाता है। इनडायरेक्ट सोर्स में तीन सोर्सेज काउंट होते हैं, फर्स्ट प्रेशर, सेकंड टेम्परेचर और थर्ड डेंसिटी, घनत्व, क्योंकि हमको अंदाज़ा लगा रहे थे। ठीक है, पहले जैसे प्रेशर है, या पहले चलो टेम्परेचर देखते हैं, तापमान है। तो जिन्होंने तापमान को आधार बन के पृथ्वी की आंतरिक संरचना खोजने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर इंक्रीज विथ डेप्थ। तो जब तापमान बढ़ेगा तो एक सीमा के बाद में चट्टानें ठोस नहीं रहेंगी, वो पिघल जाएंगी, तो पिघल जाएंगी तो द्रव्य रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी ऊपर से तो ठोस है लेकिन अंदर उसके लिक्विड है, तरल है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं। उनसे पूछा ऐसा क्यों है, उनका देखो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें नीचे से मैग्मा आता है। तो मैग्मा कहाँ से आ रहा है, नीचे भरा हुआ है तभी तो आ रहा है। तो इसका मतलब पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी किससे बनी है, सूर्य से बनी है। तो सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो गैस फॉर्म में है। फिर टेम्परेचर और कम हुआ तो वो तरल फॉर्म में आया है पृथ्वी, और फिर और कम हुआ तो ऊपर ऊपर से मैग्मा सूख गया तो ऊपर तो ठोस बन गया और अंदर पृथ्वी के अंदर तरल भरा हुआ है। समझ आ गया। तो इसको लिखो कि तापमान के आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी के ऊपरी भाग ठोस चट्टानों से बने हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग ठोस चट्टानों से बने हैं, परंतु आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। जिसका प्रमाण ज्वालामुखी क्रिया है। क्योंकि जिसका प्रमाण ज्वालामुखी क्रिया है, क्योंकि सतह से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। क्यों, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ज्वालामुखी क्रिया है, क्योंकि सतह से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जो कि औसत रूप से प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है की दर से है, जो कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से होती है या है। ये अंडरलाइन कर लेना। कि जो कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से होती है। क्या, तापमान में वृद्धि। कि हम सतह से 32 मीटर गहरे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, फिर 32 जाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। ये तो औसत निकाला है। विद्वान कहते हैं कि 100 मीटर से नीचे जाने पर यह वृद्धि डबल हो जाती है। अब हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर है। तो इसके हिसाब से सतह से जब तापमान चलेगा, सतह का औसत तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप मान के चलो 6000 किलोमीटर पे तापमान कितना हो जाएगा, कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा ही होगा, सूर्य की सतह के बराबर। ये तो मैं औसत बता रहा हूँ आपको।
तापमान कितना है? 1 से 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको काउंट करो इस रफ्तार से केवल, तो तापमान कितना हो जाएगा? 1 से 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान हो जाएगा। और 1 से 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी चीज़ ठोस नहीं रह सकती, तो वो तरल होगी। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत पे जिन्होंने भी तापमान को आधार बनाया, उन्होंने निष्कर्ष दे दिया कि पृथ्वी अंदर से तरल है, ऊपर ऊपर से ठोस है। ठीक है, दूसरा लिखो। घनत्व। अब घनत्व का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि घनत्व का मतलब क्या होगा, है? जितनी वो जगह घेरता है। और कि एक निश्चित क्षेत्र में उस पदार्थ के कितने कण उसमें मौजूद हैं। जितने कण होंगे निश्चित इकाई में, जैसे 1 वर्ग सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लें, तो उसमें उस पदार्थ के जितने कण मौजूद होंगे वो किसको प्रदर्शित करेंगे? उसके घनत्व को प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सीधा उत्तर देना उसका फटाक से, क्योंकि सबको आता है वो, कि 1 किलो रुई भारी होगी या 1 किलो लोहा? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि उनका वेट क्या है? 1 kg। अंतर किस में आ गया? घनत्व में आ गया, कि रुई 1 किलो इतनी सारी होगी और लोहा 1 किलो इतना सा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जितने कण पास पास होंगे उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम लिखो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.57 GMCC, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.57 GMCC ये एग्जैक्ट पृथ्वी का डेंसिटी है। ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम पृथ्वी की चट्टानों का एक क्यूब बनाएं जिसका आकार साइज कितनी हो, 1 सेंटीमीटर की हो, तो उसमें जो कण होंगे अब उनको अपन काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम उसका वेट ले लेते हैं, तोलते हैं। तो तोलेंगे तो ग्राम आएगा। तो कितना ग्राम है? 1 वर्ग घन सेंटीमीटर का ग्राम है 5.57, जो हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। देखो, जो कि सौरमंडल में सर्वाधिक है। जो कि सौरमंडल में सर्वाधिक है। इसका मतलब हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है, ये एवरेज डेंसिटी आपसे हर बार पूछी जाती है, आपको ये एग्जैक्ट फिगर आउट होनी चाहिए। ये औसत घनत्व है। ठीक है, देखो, परंतु पृथ्वी की सतह की चट्टानों का घनत्व 2.7 से 3.5 GMCC पाया गया है। परंतु पृथ्वी की सतह की चट्टानों का घनत्व 2.7 से 3.5 GMCC पाया गया है। कि जो चट्टानें हम देख पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, जब उनकी चट्टानों का घनत्व नापा, मेजर किया, तो वो कितना हो रहा है? एवरेज डेंसिटी है ये। औसत का मतलब क्या होता है? बीच का मान। ठीक है, तो अगर ऊपर की चट्टानों का घनत्व 3 GMCC है, तो नीचे की चट्टानों कितना होगा जब औसत 5.5 आए? ज़्यादा होगा, ये होगा। और ज़्यादा में तो कम से कम 11 तो हो।
कि जब 11 जीएमसीसी नीचे की चट्टानों का होगा तब जाके एवरेज डेंसिटी कितनी आएगी, क्योंकि ऊपर की तो इतना ही है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि पृथ्वी में गहराई पर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। और कितनी वृद्धि होती है, ऊपर की चट्टानों से कम 4 गुना। भाई 3 चौक 12, तो कम से कम लगभग 4 गुना तो बढ़ेगा। और जब नीचे चट्टानों का घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब द्रव अवस्था नहीं है, क्योंकि द्रव का घनत्व तो ठोस से कम होगा। तो घनत्व ने उल्टी बात कह दी तापमान की। तो लिखो आगे कि इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी में केंद्रीय परतों का घनत्व, केंद्रीय मतलब बीच की, केंद्रीय परतों का घनत्व कम से कम 11 जीएमसीसी होना चाहिए। 11 जीएमसीसी होना चाहिए। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह से गहराई में केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से गहराई में केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होती जाती है। ये एक तथ्य हो गया, फैक्ट है, ये याद रखना है आपको कि तापमान बढ़ेगा, ये भी तथ्य है, तो घनत्व भी बढ़ेगा, ये भी एक तथ्य है। तो नेक्स्ट टाइम लिखो, अतः यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरी तरह तरल अवस्था में नहीं है। यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरी तरह तरल अवस्था में नहीं है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेस के जो दो सोर्स हैं वो दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी बोल रहे हैं। तापमान की माने तो वो कह रहा है पृथ्वी तरल है, घनत्व को माने तो समझ में आ रहा है कि पृथ्वी ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दाब, प्रेशर। देखो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर दाब में भी वृद्धि होती जाती है। दाब में भी वृद्धि होती जाती है तथा यह वृद्धि अत्यधिक होती है। तथा यह वृद्धि अत्यधिक होती है। जैसे जैसे चट्टानों का भार बढ़ता जाएगा दाब भी बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर की 6000 किलोमीटर का दाब लगातार, इसके ऊपर इसका, इसके ऊपर इसका, इसके ऊपर उसका, तो लगातार प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नीचे लिखो ज्ञातव्य है मतलब एक तथ्य है जो हमको प्रूव्ड है। ज्ञातव्य, इसको कहते हैं ज्ञातव्य है कि दाब के बढ़ने पर किसी वस्तु का, या किसी पदार्थ का, यूं लिखना, किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है।
का गलनांक, गलनांक बिंदु था मेल्टिंग पॉइंट जिसमें वो चीज़ गल जाए, गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। ये एक फैक्ट है साइंटिफिक कि अगर कोई पदार्थ जो है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल रहा है, अगर मैं उस पर उसका दाब जो वर्तमान दाब है उससे डबल कर दूं तो उसका 100 डिग्री पे पिघलना बंद हो जाएगा। ये एक फैक्ट होता है। तो इस आधार पे हमें मान सकते हैं कि नीचे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके बावजूद चट्टानें सॉलिड क्यों हैं, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर क्या करता है, टेम्परेचर को रिजेक्ट कर देता है। तो लिखो कि यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित दाब तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानें पाई जाती है, मतलब वो पिघलती नहीं है। और फिफ्थ सिक्स्थ की अपनी जो बुक्स हैं उनमें एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया जाता है इस ज्वालामुखी का, कभी भी आपने देखा हो। और यहाँ लिखा रहता है मैग्मा भंडार। ये डायग्राम बुक्स में जनरली बच्चों को समझाने के लिए दिखाया जाता है कि नीचे मैग्मा भंडार है, उससे मैग्मा आता रहता है और ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। जितना ये डायग्राम समझने में सरल है उतना ये डायग्राम गलत है, कि कभी भी ऐसे पानी की तरह मैग्मा नहीं भरा रहता। मैग्मा का एक नेचर होता है कि जैसे ही वो बनेगा उसकी पुरजोर कोशिश होगी सतह पे आना, वो पानी की तरह रुक नहीं सकता जब तक कि उसको ज़बरदस्ती रोका नहीं जाए। और अगर वो रुक जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाएगा। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया जब हम आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया वहीं होगी जहाँ किसी कारण से जो दाब था वो एकदम से हट गया, तो वहाँ जो टेम्परेचर था वो एक्टिव हो गया, और टेम्परेचर एक्टिव होते हैं उसने क्या किया, चट्टानों को पिघलाया, पिघलाते हैं चट्टाने ऊपर चले गए। ये झटके से काम होते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे पानी की तरह चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है। तो प्रेशर को जब हमने सोर्स बनाया और हमने जब इसकी स्टडी की तो हमको ये समझ में आ गया कि प्रेशर टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और इसीलिए चट्टानों का घनत्व बढ़ेगा और चट्टानें ठोस अवस्था में रहेगी। लेकिन कुल मिला के ये जो तीनों सोर्स थे जो इनडायरेक्ट सोर्स के पार्ट हैं, इन्होंने हमको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। हम समझ ही नहीं पाए कि ये चीज़ क्या है। तो आपसे एक तो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन क्या आता है कि पृथ्वी के स्रोत जो आंतरिक स्रोत हैं उसमें अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है, तो ये तीन याद रखने हैं, ठीक है। और कोई भी नाम दे पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये तीन ऐसे सोर्सेज थे जिससे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी थोड़ी बहुत मिली, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। अब दूसरा सोर्स आता है डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत तो देखो वर्तमान समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का, वर्तमान समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष तथा सबसे वैज्ञानिक स्रोत, प्रत्यक्ष तथा सबसे वैज्ञानिक स्रोत
भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, इसको ब्रैकेट में लिखो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी दोनों शब्द लिखने हैं आपको भूकंप विज्ञान के ब्रैकेट में। देवनागरी भाषा में सिस्मोलॉजी को माना जाता है। जिसमें भूकंप की तरंगों की सहायता से भूकंप की तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, भूकंप की तरंगों की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सटीकता से प्राप्त हुई। सटीकता से प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिवली आया हुआ है कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, तो सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। कि हमने भूकंप की तरंगें, जैसे किसी के पेट में या कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। तो वो एक छोटा सा कैमरा तार वायर के थ्रू आपके मुंह में डालते हैं और वो कैमरा अंदर जाता है और वो आपकी संरचना के अंदर कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ क्या दिक्कत आई है, वो स्क्रीन पे दिखाता है। तो डॉक्टर खुद तो उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन कैमरा गया है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो भूकंप तरंगे चलती है, इनको हमने पढ़ने की टेक्निक ले ली। तो अब हमको इनकी गहराई, किस गहराई पे ये किन चट्टानों के साथ जा रही है, ये हमको एग्जैक्ट पता आ गया, जैसे जैसे हम खुद ही जा रहे हैं। तो इसलिए भूकंप की ये जो तरंगे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हम कुछ देर के लिए भूकंप की तरंगों पे बात करेंगे। हेडिंग डाल दो, भूकंप तरंगे। अब भूकंप की तरंगे क्या है, अगर आपसे पूछे कि वास्तव में भूकंप की तरंग है क्या, आप इसको किस रूप में देखते हैं, तो भूकंप की तरंगे वास्तव में ऊर्जा की तरंगे हैं, एनर्जी वेव्स हैं। कि हमारे अर्थ में से जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में निकलती है। उन तरंगों को अपन के क्या नाम देते हैं, सीस्मिक वेव्स या भूकंप तरंगे। ठीक है, तो लिखो आप कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से भूकंप के माध्यम से मुक्त होने वाली, भूकंप के माध्यम से मुक्त होने वाली ऊर्जा तरंगों को, मुक्त होने वाली ऊर्जा तरंगों को भूकंप तरंगें कहा जाता है। कि वास्तव में ये एनर्जी वेव्स हैं। ऊर्जा तरंगों को भूकंप तरंगें कहा जाता है। देखो एनर्जी जो होती है वो हमेशा तीन चीज़ों से चलती है। ऊर्जा जो होगी वो पहला उसका मेथड होता है परिचालन, कंडक्शन मेथड, कि जिसमें एक कण दूसरे कण से स्पर्श करता है और उसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने कोई लोहे की रॉड पकड़ के आग में जलाई तो धीरे धीरे आपने जहाँ से पकड़ रखा था वो भाग भी गर्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऊर्जा क्या कर रही है, कंडक्शन मेथड पे चल रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है एक कण से दूसरे कण। इसको हम कहते हैं परिचालन या कंडक्शन मेथड। दूसरा होता है कन्वेक्शनल मेथड, संवहन मेथड, कि जिसमें ऊर्जा हवा के साथ कणों में गति करती ऊपर बढ़ती है, जैसे जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन, कि जब वो अपनी किरणों के माध्यम से चलती है। तो ये जो एनर्जी है ये किसमें, विकिरण के माध्यम से चल रही है, रेडिएशन में। तो इसलिए इन तरंगों को हमने क्या नाम दिया, भूकंप की तरंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तीन शब्द हैं अर्थक्वेक में जो जानने हैं। जैसे एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं फोकस।
भूकंप मूल, वो क्या होता है? अब मूल का मतलब क्या होता है? जड़, जड़ ही होता है ना। तो भूकंप की जड़, तो अर्थात जहाँ पे सबसे पहले भूकंप जनरेट हुआ वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो लिख लो आप फोकस शब्द डाल के, फोकस या भूकंप मूल। तो इसमें लिखो सतह से गहराई पर अवस्थित वह स्थान या बिंदु, सतह से गहराई पर अवस्थित वह स्थान या बिंदु जहां भूकंप की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। जहां भूकंप, सतह से गहराई पर अवस्थित वह स्थान या बिंदु जहां भूकंप की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। वह स्थान या बिंदु जहां भूकंप की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी की सतह ये है और इससे गहराई पर यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है, तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? फोकस नाम दिया। ये कितनी भी गहराई पे हो सकता है, ये सतह से 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, 2000 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि सतह के पास में होगा तो हमको पता पड़ेगा, वरना पता नहीं पड़ेगा। हमें मानते हैं कि अधिकतम 40 किलोमीटर की गहराई तक अगर कोई चीज़ बनेगी तो पृथ्वी को पता लगेगा, सतह को, वरना उसके ज़्यादा गहराई पर हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा शब्द आपको यहाँ पर मिलता है अधिकेंद्र, जिसको कहते हैं एपी सेंटर। अधिकेंद्र या एपी सेंटर। तो एपी सेंटर अधिकेंद्र क्या होता है? तो इसमें लिखो पृथ्वी की सतह पर अवस्थित वह स्थान या बिंदु, पृथ्वी की सतह पर अवस्थित वह स्थान या बिंदु जहां भूकंप की तरंगें, जहां भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती है, जहां भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती है, अधिकेंद्र कहलाता है। अब भूकंप मूल से या फोकस से जब वेव जनरेट हुई तो वो सतह पर सबसे पहले जहां पहुंचेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? एपी सेंटर होगा। अब कहां पहुंचेंगी इस डायग्राम में देख के बताओ, कहां पहुंचेंगी वो? हैं? बताओ। जो डिस्टेंस सबसे नज़दीक होगी। अब इस पूरे में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? जो इसके समकोण पे है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? एपी सेंटर बनेगा। तो इसमें नीचे लिखो कि अधिकेंद्र सदैव फोकस के समकोण पर होता है। अधिकेंद्र सदैव फोकस के समकोण पर उपस्थित होता है। समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, क्योंकि यह सबसे न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि यह सबसे न्यूनतम दूरी होती है।
ठीक है। तो एक कैरेक्टर तो आपको याद रखना है कि फोकस पे जैसे ही वेव जनरेट हुई, वो सबसे पहले जिस पॉइंट पे पहुंची वो एपीसेंटर है, और वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वेव्स का पहुंचने का समय भी सब जगह अलग अलग होगा। अधिकेंद्र की पहली विशेषता आपको ये ध्यान रखें। दूसरी विशेषता एपीसेंटर की, अधिकेंद्र की क्या होगी? देखो, अधिकेंद्र पर भूकंप से सर्वाधिक विनाश होता है। अधिकेंद्र पर भूकंप से सर्वाधिक विनाश होता है। तो वी कैन से कि एपीसेंटर इज ए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पॉइंट। सबसे ज़्यादा विनाश अगर भूकंप से आएगा तो वो यहाँ आएगा। इसके बाद हम सतह से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे विनाश की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या जानने की कोशिश की जाती है कि इसका एपीसेंटर कहाँ था, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, और फिर उससे दूरी बढ़ने पर विनाश की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट बार बार आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, इनको अलग अलग नाम देते हैं, पर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। फोकस हमेशा ज़मीन के नीचे ही रहेगा, एपीसेंटर हमेशा ज़मीन के ऊपर रहेगा। इसका मतलब मानव का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? एपीसेंटर से। इसलिए एपीसेंटर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैठते हैं आप, कि ये फोकस के समकोण पे होता है, ये सतह पे होता है, सबसे अधिक विनाश यहाँ होता है। समझ में आ गया? अब आगे लिखो, भूकंप की तरंगों के प्रकार। भूकंप की तरंगों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं भूकंप की तरंगों के? सुना है नाम कभी कि कोई सीता वेव है या कोई राधा वेव है, ऐसा कुछ नाम है भूकंप की तरंगों का? सबने सुन रखा है? पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, आर वेव्स, ये बहुत से नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो लिखो इसमें कि भूकंप की तरंगों को सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है, नंबर फर्स्ट, इनको कहते हैं मूलभूत तरंगें या बॉडी वेव्स। मूलभूत तरंगें या बॉडी वेव्स। और दूसरी होती है धरातली तरंगें। सरफेस वेव्स। तो दो वर्ग हैं, मूलभूत तरंग या बॉडी वेव्स, और दूसरी धरातली तरंग या सरफेस वेव्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे। बॉडी वेव्स हेडिंग डाल दो, मूलभूत तरंगे। तो लिखो, ये तरंगे तरंगें सदैव भूकंप मूल या फोकस पर उत्पन्न होती हैं। भूकंप मूल या फोकस पर उत्पन्न होती हैं। इसी कारण इन्हें मूलभूत तरंगें कहा जाता है। इसी कारण इन्हें मूलभूत तरंगें कहा जाता है।
तो दीज काइंड वेव्स ऑलवेज जनरेट एट फोकस, यहाँ बनेंगे सबसे पहले। अर्थात जो एनर्जी वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है, यहाँ बनने के बाद ये चारों तरफ फैलती है। ठीक है, देखो इन तरंगों में निम्नलिखित दो तरंगे सबसे प्रमुख हैं। इन तरंगों में निम्नलिखित दो तरंगे सबसे प्रमुख हैं। नंबर फर्स्ट, पी वेव्स, पी तरंग। तो इनका नाम क्या है? पी। इनको कहते हैं पी वेव्स, डैश करके लिखो पी पे, पी वेव्स। तो लिखो ये तरंगे फोकस से अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है। फोकस से अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचते हैं। इसी कारण इन्हें प्राथमिक या प्राइमरी तरंगे कहा जाता है। तो प्राइमरी से लिया शब्द पी, तो इनको पी वेव्स क्यों कहा गया? क्योंकि दीज वेव्स काउंट एज ए प्राइमरी वेव्स। क्यों प्राइमरी वेव्स हैं? बिकॉज इट्स अराइव एपिसेंटर वेरी फर्स्ट। ये जैसे ही बनेंगी सबसे तेज गति से यहाँ आएंगी, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंची इसलिए इनका नाम रखा गया प्राथमिक, प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये हो गया ना? तो लिखो कि अर्थात इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये इनका पहला कैरेक्टर है। इतनी तेज चलती हैं ये कि पृथ्वी के एक भाग से दूसरे छोर पे ये 21 मिनट में पहुंच जाती है। कि अगर एक पॉइंट पृथ्वी का इधर है, दूसरा पॉइंट इधर माने, तो इनको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? केवल 21 मिनट। पृथ्वी के आर पार निकल जाती है 21 मिनट में। मतलब औसत इनकी जो स्पीड है वो हम मानते हैं 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये मैं बोलूँ एक, इतने में 9 किलोमीटर आगे निकल गई। तो ये सबसे फास्टेस्ट वेव्स होती है, और इसी गुण के कारण इनको प्राथमिक नाम दिया गया। इसलिए हमने शॉर्ट में इनको क्या नाम दिया? पी वेव्स। ठीक है। दूसरा गुण है कि इन तरंगों से विनाश प्राय नहीं होता। विनाश प्राय नहीं होता, कि विनाश जो है वो प्राय नहीं होगा। अर्थात ये तरंगे अलार्म तरंगे कहलाती है। देखो इसी में, अर्थात ये तरंगे अलार्म तरंगे कहलाती है, चेतावनी तरंगे। अलार्म तरंगे कहलाती है। अलार्म वेव्स हैं ये। भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है कि ये सबसे तेज चल के आएंगी और आपको अलार्म दे जाएंगी, अब दूसरा झटका जो आएगा वो खतरनाक आएगा, उससे पहले पहले बच लो, निकल लो। और इसीलिए लोग बच जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे आने वाली तरंग से इनकी गति दुगनी होती है। तो जैसे पहला झटका भूकंप का आता है, तो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जहाँ पे रेगुलर भूकंप आते हैं, जापान एक ऐसा देश है जहाँ हर 3 मिनट में एक भूकंप आता है कहीं ना कहीं।
तो वहाँ के लोगों को इसका एक प्रैक्टिस कराई जाती है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन तक को, कि जैसे ही झटका महसूस हो भाग के कोनों में बैठ जाओ, खुले में भाग जाओ। क्यों? क्योंकि अब जो सेकंड वेव आएगी वो डिस्ट्रक्शन देगी आप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन तरंगों में क्या होता है कि जो जैसे तरंग को इस दिशा में चलना है, तो तरंग के अंदर जो कण होंगे वो इसी दिशा में गति करेंगे। ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो तरंग की दिशा और उसमें चलने वाले कण की दिशा सेम होती है, तो इसलिए इसकी स्पीड तो बढ़ जाती है कि पिछले वाले कण ने आगे वाले टक्कर मारी, उसकी स्पीड और हुई, उसकी और हुई, उसकी और हुई। तो जैसे जैसे चट्टान का घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे इन तरंगों की गति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे चट्टान का घनत्व कम होगा इन तरंगों की गति भी कम होगी। तो इसलिए हम पृथ्वी के अंदर जब ये चलती हैं तो इसकी स्पीड को देखकर समझ में आता है कि कहाँ कितनी घनत्व की चट्टानें मौजूद हैं, लेकिन इससे विनाश नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट विशेषता लिखो, इस तरंग की गति चट्टान के घनत्व पर निर्भर करती है, चट्टान के घनत्व पर निर्भर करती है। अर्थात घनत्व अधिक होने पर इस तरंग की गति बढ़ जाती है, अर्थात घनत्व अधिक होने पर इस तरंग की गति बढ़ जाती है, जबकि चट्टान का घनत्व कम होने पर तरंग की गति भी कम हो जाती है। जबकि चट्टान का घनत्व कम होने पर तरंग की गति भी कम हो जाती है। तो चट्टान का घनत्व अगर जिस क्षेत्र में तरंग जा रही है और वहां चट्टानों का घनत्व बढ़ रहा है, अधिक घनत्व की चट्टानें हैं वहां पे, तो तरंग की गति भी धीरे धीरे तेज हो जाएगी, और घनत्व कम होगा तो गति भी कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि 2001 में जब गुजरात में भुज में भूकंप आया तो वो बहुत ज़बरदस्त भूकंप था। ठीक है, रिक्टर स्केल पे उसकी जो इंटेंसिटी थी वो लगभग 7 के आसपास थी, लेकिन उससे राजस्थान जुड़ा हुआ था, राजस्थान बच गया, राजस्थान में इतना नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो उस क्षेत्र की चट्टानें हैं वो सबसे नई चट्टानें हैं। आप सभी जानते हैं पश्चिमी राजस्थान पे पहले समुद्र था, और समुद्र के बनने से नई चट्टानें बनी अवसादी, तो अवसादी चट्टानों का घनत्व कम होता है। तो इसलिए जैसे वो तरंगे राजस्थान में आई तो उनकी गति भी क्या हो गई, कम हो गई, और कम होने के कारण हमारे को विनाश भी कम झेलना पड़ा। वही अगर इस क्षेत्र में राजस्थान वाले बेल्ट में अगर चट्टानों का घनत्व ज़्यादा होता तो यहाँ भी नुकसान ज़्यादा होता। तो ये इन तरंगों का एक बहुत बड़ा नेचर होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट विशेषता इसकी लिखो कि पी तरंगे ठोस तथा द्रव दोनों माध्यम में चलती है, ठोस तथा द्रव दोनों माध्यम में चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चट्टान होगी तो भी उसमें से निकल जाएगी, और अगर मैग्मा भरा हुआ होगा तो भी उसमें से निकल जाएगा। यहाँ द्रव का मतलब पानी नहीं है, पानी वानी सब पृथ्वी के ऊपर की चीज़ें हैं। समझ आ गया? यहाँ द्रव का मतलब है मैग्मा। बस अंतर क्या होगा, हमको पता लग जाएगा कि अब ये तरंग चट्टान में से निकल रही है, ये तरल में से निकली है। कैसे पता लगेगा? है स्पीड से, क्योंकि तरल का घनत्व तो बहुत कम होगा तो तरंग का वेग भी क्या हो जाएगा, सबसे लो हो जाएगा, और फिर एकदम से वापस बढ़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा इसका मतलब इतनी गहराई पर वहाँ पे मैग्मा है। तो ये इस वेव का ही नेचर है, इसीलिए इस वेव ने हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुत सटीक जानकारी हमको दी।
नेक्स्ट विशेषता लिखो इस तरंग की, कि इस तरंग की तुलना प्रकाश की तरंग से की जा सकती है। ये अंडरलाइन कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पी तरंग की तुलना किससे करते हैं, तो लाइट वेव से, प्रकाश तरंग से की जा सकती है। कि जैसे अपन एक पानी भरा हुआ तालाब है और उसमें एक पत्थर डाल दिया, तो पत्थर डालते हैं आप देखते हैं वेव्स बनती है, तो सेम ऐसी वेव्स पी वेव्स होती है जो बहुत स्मूथली क्या करेंगी, बढ़ती है। मतलब दोनों की दिशा क्या होगी, एक होगी। अब दूसरी जो वेव आएगी एस वेव जिसको हम कहते हैं, जैसे पी वेव्स में देखो ये होता है, एस वेव्स में अगर उसको यूं जाना है तो एस वेव्स में कण चलेंगे यूं, मतलब दिशा के लंबवत चलते हैं। कि जैसे वेव्स निकल रही फर्श के अंदर से, तो फर्श को कैसे उठाएगी, कि जैसे रस्सी पकड़ के झटका देते हैं तो वो वेव चलती है। अब वो रस्सी पकड़ रखी यूं है और वेव्स क्या चल रही है, लंबवत चल रही है उसकी। तो ऐसे ही एस वेव्स क्या करेगी, लंबवत चलती है कण की दिशा में। तो इसलिए क्या होगा, फर्श ऊंचा नीचा करेगा जाएगा। दीवार में से यूं निकली तो दीवार तो यूं जा तो यूं रही है, और दीवार कैसे शेक करेगी, तो दीवार में क्रैक आके धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए एस वेव्स में, क्योंकि गति पी वेव्स में गति और दिशा दोनों एक जैसी होती हैं, कि तरंग एक ही दिशा में चलेगी, उसके कण भी उसी दिशा में चलेंगे, तो इसलिए जिगजैग नहीं होगा। तो इसलिए वो केवल अलार्म देगी, आपको वाइब्रेशन हो जाएगा शरीर में, वो लगेगा जैसे मुझे ध्यान है, मैं एक बार दिल्ली पढ़ते थे तो वहाँ दिल्ली में भूकंप आया, तो लकीली मेरे क्या कई राजस्थान से फ्रेंड आए हुए थे, तो हम नीचे बिस्तर करके मेरे रूम में और नीचे सो गए। उसी समय अर्थक्वेक आया। आप ये देखो हम सबको यूँ लगा जिसको नीचे से सांप निकल गया हो, सारे चारों जने एकदम से खड़े हो गए कि यार हुआ क्या। मैं कहा यूँ लगा था गद्दे के अंदर कुछ है, उनका यार हमको भी लगा। फिर एकदम से दूसरा झटका आया, सब बाहर भागे। तो वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है कि जैसे वो सांप चलता है ना, वैसे निकल गया सूं, लेकिन उसने आपको यूँ शेक नहीं किया। तो ये वेव्स इसलिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना, फिर कल अपन इस पर बात करेंगे। थैंक यू।